ओके। तो दोस्तों मैं आपको आप लोगों को स्क्रीन शेयर किया है। वो जो स्क्रीन शेयर किया है वो आप सबको विजिबल है। और इसी के अंदर अब मैं आपको कुछ चीजें जो आज का जनवरी 26 के लिए अपन ने जो गाइडेंस सेशन रखा है, जिसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच अब बचे हुए टाइम में अपनी कैसी होनी चाहिए, एग्जाम टाइम पे क्या करना है, इसके अलावा अभी जो अपने पास में टाइम बचा हुआ है उसमें किस तरह से अपन बचे हुए टाइम का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो उसके बारे में पूरा अपन बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन एग्जामिनेशन जो दे रहे हैं वो एग्जामिनेशन या तो केवल ग्रुप 1 के दे रहे हैं या बोथ ग्रुप के अपन एग्जाम दे रहे हैं, या तो केवल ग्रुप 1 के या बोथ ग्रुप के अपन एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अपने पास में 31 दिसंबर तक 9 डेज का टाइम है। कल से अपन अगर काउंट करें तो 9 डेज का अपने पास में टाइम हो गया। अब ये जो 9 डेज का अपने पास में टाइम हो गया, इस 9 डेज के टाइम के अंदर अपने को क्या करना है। तो अपने पास में जो भी तैयारी का स्टेटस आज की डेट में है, अगर आप ग्रुप 1 कर रहे हो तो 3 सब्जेक्ट का है। अगर आप सारे सब्जेक्ट कर रहे हो तो ऐसे बोथ ग्रुप कर रहे हो तो अपने पास में 6 सब्जेक्ट है। तो आपको इसमें से एडवांस अकाउंटिंग को तो छोड़ देना है, वो तो अपन बाद में करेंगे। उसके अलावा बचे हुए सारे सब्जेक्ट है, उनमें से आप आइडेंटिफाई करो कि इनमें से कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर मेरी कुछ कमी है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनके अंदर मेरी कुछ कमी है। तो आप उन कमी को आइडेंटिफाई करो और उन सब्जेक्ट को एक सुटेबल टाइम एलोकेट करो। किसी में आपको लग रहा है कि मुझे एक दिन अभी और देना चाहिए, किसी के अंदर आपको लग रहा है 2 दिन मुझे और देने चाहिए, किसी में लग रहा है आपको 3 दिन देने चाहिए। तो आपकी अभी का जो प्रिपरेशन का स्टेटस है, उस प्रिपरेशन के स्टेटस को ध्यान रखते हुए, ठीक है, प्रिपरेशन के स्टेटस को ध्यान रखते हुए, और आपको यहाँ पर तैयारी को जो है टाइम एलोकेट करना है। 9 डेज का जो अपना टाइम है, उस 9 डेज में से अपने पास जितना टाइम है उसको एलोकेट कर देना है। अब 31 दिसंबर तक का तो ये प्लान हो गया। अब 31 दिसंबर के प्लान के बाद आप क्या करोगे, न्यू ईयर जैसे स्टार्ट हो जाएगा, तो न्यू ईयर स्टार्ट होते ही आपको स्टार्ट कर देना है एडवांस अकाउंटिंग को 1 जनवरी 26 से। और आप जब एग्जाम में जा रहे हो वहां तक 5.5 डेज होते हैं, जिसको अपन 5 डेज भी बोल सकते हैं। आधा दिन अपना जो एग्जाम डे वाला 6 जनवरी का होगा, तो वहां तक आप लोगों को एडवांस अकाउंटिंग तैयारी करनी है। अब एडवांस अकाउंटिंग में 5.5 दिन एक एडिक्वेट टाइम है देने के लिए, क्योंकि आपका पहला पेपर होता है, कॉन्फिडेंस का भी मैटर होता है। तो मेरे हिसाब से ना ये कम है ना ज्यादा है, बिल्कुल एडिक्वेट है। तो उतना टाइम आपको देते हुए इसके अंदर चलना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 5.5 डेज का किसी स्टूडेंट को लगे कि मैं एक दिन सर कम कर देता हूँ, वो आपकी मर्जी है, बट मेरे हिसाब से मैं सबके लिए जो यूनिफॉर्मली बता सकता हूँ वो ये तरीका रहेगा। अगर आप केवल बोथ ग्रुप का प्लान कर रहे हो, केवल बोथ ग्रुप का प्लान कर रहे हो, तो बोथ ग्रुप का अगर आपने प्लान किया है तो ऐसे केस में आपके पास में 16 डेज का टाइम है। इस 16 डेज में आप हर सब्जेक्ट का 5 5 डेज का रिवीजन कर लोगे, 5 5 डेज का रिवीजन आपका हो जाएगा, जिससे आप 7 जनवरी तक चले जाओगे। 7 जनवरी तक चले गए, आपने कोस्टिंग को 5 डेज दे दिए, जिस ऑर्डर में आपका एग्जाम है उसी ऑर्डर में। ऑडिट है जो है उसको आपने 5 डेज दे दिए, या एक दिन एक्स्ट्रा है, 6 दिन दे दिए, आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम कम है। ऑडिट के अंदर अपने एग्जाम के अंदर भी 2.5 डेज का गैप अच्छी बात है, और लास्ट में एफएमएसएम को अपन ने 5 डेज दे दिए। इस तरीके से अपन ने ग्रुप 2 के लिए एग्जाम दे दिए, तैयारी कर दी। अब जो लास्ट में अपना कोस्टिंग है उसको 4.5 डेज में स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो आराम से आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हो। अगर आप उसका 4.5 डेज में भी करते हो तो आराम से अच्छा स्कोर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। इस तरीके से आप चलोगे। तब मैं आपको इसके अंदर बहुत सारी बातें जो बताने जा रहा हूँ तैयारी के अंदर, वो कैसे रहेगी उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहला जो इशू है वो इशू है मॉक टेस्ट, कि सर अब हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। तो देखो, अगर आप केवल ग्रुप 2 के लिए तैयारी कर रहे हो तब तो अभी अभी जो मैंने 5 5 डेज का बताया कि आपके पास में टाइम है, तो उसी के अंदर आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो और आपको देना चाहिए। जैसे आपने 4.5 डेज तैयारी कर ली और फिर आपने कोस्टिंग का मॉक टेस्ट दे दिया, फिर 4.5 डेज या 5.5 डेज आपने ऑडिट की तैयारी कर दी, मॉक टेस्ट दे दिया, एफएमएसएम की 4.5 डेज तैयारी कर दी और उसका मॉक टेस्ट दे दिया। तो ये तो आपको करना चाहिए अगर आप ग्रुप 2 के लिए हो। लेकिन अगर आप ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप हो
तो मैंने आपको बताया आपके पास में चॉइस है। मेरे हिसाब से अब आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, या आपकी प्लानिंग में एक दो मॉक टेस्ट कोई बाकी है तो आप उनको अपीयर कर सकते हो, बाकी अब कोई नीड नहीं रहेगी, क्योंकि अपने को अब जिन जिन कमियां हैं, ड्रॉबैक है, उनके ऊपर फोकस करते हुए उनको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है। आते हैं अगले पॉइंट में। सर थ्योरेटिकली पार्ट है वो हमारा रिटेंशन नहीं हो रहा, तो रिटेंशन नहीं हो रहा तो इसका क्या किया जाए सर, क्या करें? तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है उसको अगर आपको रिटेंशन करना है तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, और वो है आप थ्योरेटिकल पोर्शन में से जो भी आपके कीवर्ड्स है उन कीवर्ड्स को बार बार रिवाइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार बार उनको रिवाइज, रिपीटेड रिवाइज, बार बार आपने उनको रिवाइज किया। जैसे आज पूरे दिन स्टडी कर दी आपने कोई थ्योरेटिकल लॉ की, या फिर आपने स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट एसएम की कर दी, ऑडिट पढ़ दिया। अब आप एंड ऑफ द डे आधे घंटे समराइज रिवीजन करो, जो भी पढ़ा है उसके कीवर्ड्स को याद करो, मन में सोचो, बोलो उनको बिना बुक देखे कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, क्या क्या पॉइंट होते हैं, उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, टैक्सेशन के अंदर क्या क्या लॉज है। तो आपको उनको इस तरह से बार बार याद करना पड़ेगा, तभी वो याद होंगे। ठीक है। दूसरी चीज आपके सामने ये रहेगी कि आप ये जो तैयारी कर रहे हो थ्योरी की, अगले दिन जब तैयारी कर रहे हो उस दिन भी आप आधे घंटे पिछले दिन जो पढ़ा उसका वापस से रिवीजन करो। अपने को लगेगा टाइम वेस्ट है, बट वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो रिटेन करने के लिए जरूरी है। तो आपको इसी प्रोसेस को करते हुए चलना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, ये है प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल्स के अंदर क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनो। जो प्रैक्टिकल्स है उसके अंदर आप लोगों ने अब तक जो पढ़ाई की उसमें हो सकता है आपने पूरा का पूरा जो कोर्स है उसको अपनी तरफ से रिवाइज कर लिया हो, रिवाइज हो गया हो। बट अब से आपको ध्यान रखना है जब आप प्रैक्टिकल्स करते हो तो उन प्रैक्टिकल्स के अंदर आपको जो रिवीजन करना है वो रिवीजन केवल केवल उन पोर्शन का करना है जो आपने मार्क दिया, फिल्टर किया था। मेरे से आप एडवांस अकाउंटिंग रेगुलर कोर्स में पढ़े हुए हो, तो आप लोगों ने शुरू से ही पता है कि फिल्टरिंग की थी। साथ साथ में आपने कहा, मैंने कहा था कि आप फिल्टरिंग करो, फिल्टरिंग करो, फिल्टरिंग करो, तो आपने उसकी फिल्टरिंग किया होगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आई थिंक लॉबी में वेट कर रहे हैं, मैं देखता हूँ। और आपकी टी शर्ट पे क्या लिखा है? अरे होने तो जो लिखा है, तुम बाज नहीं आते हो, मेरे को लग रहा है तुमने काला जादू कुछ किया था, कुछ भी लिखा हो। तो मिक्की माउस लिखा है तो। तो आगे बढ़ते हैं अपन, अब अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर क्या करेंगे, मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल में अब आपका हर क्वेश्चन का रिवीजन पूरा का पूरा थोरोली नहीं हो सकता जो आपने शुरुआत के फर्स्ट रिवीजन में किया होगा। तो आपने जो फिल्टरिंग कर रखी है, मार्किंग कर रखी है, जैसे कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि पूरा का पूरा यार टफ है, जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में वो शेयर सरेंडर वाला क्वेश्चन है, उसमें 3 4 पॉइंट है, तो आपने उनको मार्क कर रखा होगा। तो उन चीजों को वापस से रिवाइज करना, किसी क्वेश्चन के 2 पॉइंट है उनको रिवाइज कर दिया, जो कॉन्सेप्ट है किसी भी चैप्टर की उसको पूरा रिवाइज कर दिया। तो इस पैटर्न से चलते हुए आपको प्रैक्टिकल के अंदर जाना है कि कौन कौन से ऐसे स्पेशल एडजस्टमेंट थे उनकी मुझे बार बार रिवीजन करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहीं पर अपने को, उसमें लास्ट सेशन में राधा को बाधा हो गई थी, लेकिन अब अपन कंटिन्यू रख रहे हैं। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं सेलेक्टिव स्टडी की। अब ये सेलेक्टिव स्टडी का क्या मतलब है दोस्तों, इसको समझो। आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे से है ना पूरा का पूरा कोर्स मैनेज नहीं हो पा रहा है, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं तीनों सब्जेक्ट को एक साथ मैनेज करूं, 6 सब्जेक्ट को एक साथ मैनेज करूं, मेरे से इतना रिटेंशन नहीं हो पा रहा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके साथ ऐसी चीज होती है। तो उस केस में आपके लिए यूजफुल रहेगा एबीसी एनालिसिस, जिसमें आप क्या करो, आप अपनी तरफ से ट्राई करो कि कम से कम ए और बी कैटेगरी के जो चैप्टर्स है, कम से कम ए बी कैटेगरी के जो चैप्टर्स है, जिनमें एबीसी एनालिसिस के अंदर एग्जाम के अंदर 90+ मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इजीली। एबीसी एनालिसिस जब बना हुआ है तो आप उसके अंदर देखोगे आराम से आते हैं। तो उनको अच्छे से तैयार कर लो, तो भी अपना काम चल जाएगा। आपको कहीं ना कहीं फिर जब आपको खुद ही पता है कि भी मेरा रिटेंशन नहीं हो पा रहा, पूरा इससे सारा खिचड़ी बन रहा है, गड़बड़ घोटाला हो रहा है, तो उसकी जगह फिर एक काम करोगे, आप उसके अंदर रिटेंशन करने के लिए आप सेलेक्टिव स्टडी पे आ जाओ। आपने एबीसी एनालिसिस में ए बी कैटेगरी के जो चैप्टर्स है बस उनको कर दिया, आपको लगे कि सर बी कैटेगरी के भी नहीं हो पा रहे, मैं क्या करूं, तो उस
उसके लिए फिर क्या तरीका है कि बी कैटेगरी के भी कुछ सेलेक्टेड को कर दिया, कुछ को छोड़ दिया। मतलब प्रायोरिटी नहीं है कि ऐसा करना है, बट नहीं हो पा रहा है तो क्या करें, तो फिर इसका यही उपाय है। तो आप इनको भी करके जा सकते हो, जितना पोर्शन आपने किया है वो एग्जाम में अच्छे से अपीयर करके आते हो तो भी पासिंग के चांसेस आराम से बन जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको लगता है कि पूरे क्वेश्चन बैंक पूरे के पूरे नहीं हो पा रहे, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट है उसको फॉलो कर लेना है। जैसे एडवांस अकाउंटिंग में मैंने आपको एबीसी एनालिसिस भी दे दिया, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट भी दे दिया है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, उसके बेसिस पे चल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में चलते हैं। अपन एग्जाम के अंदर जब पेपर को अटेंड करते हैं तो पेपर को अटेंड करने का अपना सीक्वेंस क्या होना चाहिए उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो क्या सीक्वेंस रखना है, तो सबसे पहले अपने को जो 15 मिनट का टाइम मिलता है, 15 मिनट का टाइम रीडिंग का, उसमें अपन डाफा चूक हो जाते हैं, बावड़े हो जाते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े क्या करें। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उस पीरियड में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसको रीड करना है, और उसमें आपको एक काम करना है। आप सोचो कि मैं पूरा पेपर पढ़ लूं, कई बार वो पता चला कि 15 मिनट में पूरा पेपर भी नहीं पढ़ा और कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको उसमें प्रायोरिटी के अंदर एक काम करना है, कुछ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर देना है कि वो क्वेश्चंस मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी में क्या करने हैं। तो हमेशा जब आप पेपर अपीयर करोगे तो पहली प्रायोरिटी में डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है उसको अपीयर करना है, लेकिन सारा डिस्क्रिप्टिव नहीं। अगर आपको सारा इजी लग रहा है 70 का पूरा तो पूरा कर दो। आपको लग रहा है कि नहीं इसमें से कुछ ऐसा पोर्शन है 50 नंबर का, 60 नंबर का, 40 नंबर का जो मेरे लिए बहुत इजी है और बहुत कम टाइम में मैं उसको कवर कर सकता हूँ, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में डिस्क्रिप्टिव में से उतना हिस्सा कर दो। उसके बाद में आ जाओ एमसीक्यू पोर्शन में। अब एमसीक्यू पोर्शन को पूरा का पूरा कर लो। एमसीक्यू पोर्शन को करते टाइम आपको ध्यान रखना है, पहले आपको एमसीक्यू पोर्शन के जो क्वेश्चंस हैं, जो पहले आपके एमसीक्यू पोर्शन के जो क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले प्रायोरिटी में करना है, ध्यान रखें। जो आपके एमसीक्यू पोर्शन के क्वेश्चंस है उनको पहले प्रायोरिटी में करना है। कैसे करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को पहले रीड करोगे। क्या सिनेरियो दे रखा है और उसके साथ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप पहले क्वेश्चंस को करो, और क्वेश्चंस को करने के पहले क्वेश्चन की रीडिंग कर लो, और रीडिंग करने के बाद केस सिनेरियो को पढ़ो। तो उससे क्या है, केस सिनेरियो से क्वेश्चन के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे, केस सिनेरियो जल्दी जल्दी आप पढ़ पाओगे। आपको पता रहेगा इसके बारे में ये क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है, तो आपको दिमाग चलेगा कि अच्छा इसमें से मैं ये रीड कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जब आपने एमसीक्यू पोर्शन भी अब पूरा कर लिया, निपटा लिया, तो अब बचे हुए रिमेनिंग डिस्क्रिप्टिव में, यानी क्या सीक्वेंस रखोगे, सबसे पहले 15 मिनट में डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर दो जिसको प्रायोरिटी में करना है। उसके बाद क्या करो, उसके बाद में आप डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो है उसको कवर कर लो जो आइडेंटिफाई किया था, फिर एमसीक्यू करो। एमसीक्यू के अंदर मैंने बताया पहले क्वेश्चन रीड करो किसी भी केस सिनेरियो का, और फिर उसका केस सिनेरियो पढ़ो, तो कम टाइम के अंदर ये चीज हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट है उसको बचे हुए को कर देंगे। इस ऑर्डर में आपको चलना है। जब 3 आवर में पेपर अटेंड करोगे तो उसके अंदर आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको पहले क्वेश्चन से ही अपनी स्पीड को मेंटेन करना है। कई बार अपनी आदत होती है, हैबिट होती है कि शुरू शुरू में अपन आंसर का जो पैटर्न बनाते हैं उसके अंदर क्वेश्चंस को जमा जमा कर अच्छी राइटिंग के अंदर नीट एंड क्लीन लिखते हैं, और फिर पता चलता है कि यार पेपर तो वह पूरा 40 नंबर का ही और 1.5-2 घंटे चले गए, तो फिर अपन उसके अंदर ऐसे लगाने लगता है, घसका मारने लगते हैं कि पता चला राइटिंग का इधर उधर। तो आप क्या करोगे, पहले से ही स्पीड को, पहले क्वेश्चन से स्पीड को मेंटेन करके रखोगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्वेश्चन सब क्वेश्चन स्टार्ट करना है, एक क्वेश्चन के 4 हिस्से हैं, तो हमेशा न्यू पेज से क्वेश्चन स्टार्ट करो। किसी पेज में 2 4 5 लाइन पढ़ी और आप उसमें सोच रहे हो मैं दूसरा क्वेश्चन शुरू कर देता हूँ, नहीं, ऑलवेज आपको नए पेज से क्वेश्चन शुरू करना है, प्रॉपर हेडिंग के साथ में शुरू करना है, ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपका आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो उसका लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना है। कई बार एक आधा पॉइंट अपने को लगता है यार वो क्वेश्चन पूरा ये तो डिटो वही है, बट एक आधी चीज उसके अंदर चेंज करके दे दी, घुमा कर दे दी, और अपने उसको रीड ही नहीं किया, तो कई बार सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी, ये वाला खेल होता है। तो आपको क्वेश्चंस को हमेशा केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, नो नीड टू ड्रॉ फॉर्मेट। आपको किसी भी चीज का, जैसे आप लेजर बनाते हो तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट उसके कॉलम बना रहे हो उसके अंदर सब कुछ लिख रहे हो, नहीं, आप सीधा टी फॉर्मेट बना सकते हो।
बैलेंस शीट बस ध्यान रखना शेड्यूल 3 है तो वो फिर शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगी, उसके प्रॉपर आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो आपको ज्यादा फॉर्मेट के ऊपर माथापच्ची नहीं करनी है, बस जो फॉर्मेट जैसा है वैसा बनाना है, लेकिन उसके लिए स्किल वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी आप कोई एंट्री बना रहे हो तो एंट्री की एक स्मॉल नरेशन लिखनी है, ऑलवेज लिखनी है, ध्यान रखना उसको तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अगर सॉल्यूशन कोई भी टाइम टेकिंग, आपको लग रहा है कि यार मैं सॉल्यूशन शुरू तो कर दिया, लेकिन अब सॉल्यूशन शुरू करने के बाद भयंकर टाइम लग रहा है, टाइम ही टाइम लग रहा है, क्या करें, इसके अंदर खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आप है ना उसको छोड़ दो, उसका जगह छोड़ दो, उसके अंदर आप स्टक मत हो, उसके अंदर टाइम वेस्ट मत करो और आप आगे के क्वेश्चंस में बढ़ जाओ, क्योंकि टाइम की बड़ी वैल्यू है। कई बार अपन कोई क्वेश्चन में स्टक होके उसमें 20 मिनट 25 मिनट बर्बाद कर देते हैं, फिर पता चलता है पेपर अटेंड नहीं कर पाए पूरा, ठीक है। कहीं भी कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो और आपको डिस्क्रिप्टिव के अंदर, और आपको लगता है कि यार इस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन है, कई बार एएस के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है, इस तरह का कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप क्या करोगे, आप वो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का कंफ्यूजन जो है उसके लिए ऑल्टरनेट आंसर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना एमसीक्यू के अंदर ऑल्टरनेटिव मत दे देना, केवल डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में ऑल्टरनेट दे सकते हो, ठीक है। वर्किंग नोट आप कहीं भी लिख सकते हो, मतलब आपको ये नहीं कि वर्किंग नोट क्वेश्चन के आंसर के लास्ट में लिखने हैं, आपको वर्किंग नोट कहीं भी लिखना है लिखो, कोई फर्क, आंसर जो बन रहा है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का उसके शुरू में लिखो, मिडिल में लिखो, एंड में लिखो, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रीपेड नोट्स टू अकाउंट्स, आपको नोट्स टू अकाउंट्स जो बैलेंस शीट के नोट्स है वो प्रॉपर तरीके से बनानी है। कई बार अपन बैलेंस शीट के अंदर ही ट्रेड पेबल निकाल रहे हैं, वहीं पर प्लस माइनस करके दिखा दिए, नहीं, आपको उसके लिए प्रॉपरली नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं और उन्हीं को बनाते हुए चलना है। राउंडिंग ऑफ फिगर्स एक बड़ा इश्यू होता है कि सर कई बार लैक्स में होता है, थाउजेंड में होता है, बड़ी दिक्कतें होती है, ऐसे राउंड ऑफ ये राउंड ऑफ, तो हम क्या करें। तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो जिस पैटर्न में क्वेश्चन ने दे रखा है राउंड ऑफ वैसे कर लो, या फिर आप एग्जैक्ट बिना राउंड ऑफ के कर लो, दोनों में से जो चॉइस है। अगर आपको लगता है राउंड ऑफ से मेरी गलती हो जाती है तो फिर आप एग्जैक्ट लिखो, आपको लगता है कि मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो मेरे लिए ज्यादा टाइम सेविंग है तो आप राउंड ऑफ करके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी केस सिनेरियो के क्वेश्चन होते हैं, लो के एडवांस अकाउंट के अंदर ये वाले कहीं भी होते हैं, टैक्सेशन में कहीं भी होते हैं, तो आपको केस सिनेरियो के जो क्वेश्चंस है उसमें ध्यान रखना, सबसे पहली चीज तो रेफरेंस ऑफ एएस लिखना है। अरे कोई भी चीज का हेलो। लो है उसका, जैसे लो का क्वेश्चन है तो उसका रेफरेंस लिखना है, उसका प्रोविजन क्या है, ध्यान रखना, सेक्शंस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, उनके कोई मार्क्स नहीं होते, उनको याद करने के अंदर टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही ईएस के अंदर पैरा नंबर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले रेफरेंस ऑफ ईएस लिखना है, फिर उसका प्रोविजन लिखना है, उसके बाद प्रोविजन और जो क्वेश्चन है दोनों को आपस में रिलेट करना, और उसके बाद फाइनली आपको कंक्लूड करना है। कई बार अपन आंसर निकालते हैं उसमें कंक्लूजन से शुरू करते हैं, कंक्लूजन ही खत्म, कंक्लूजन ही कंक्लूजन, डिसीजन ही डिसीजन, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, पता चला 5 में से 1 नंबर डिसीजन का था तो पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। और क्या चीजें ध्यान रखनी है अपने को, जो आंसर अपन बनाते हैं डिस्क्रिप्टिव पोर्शन वाला, उसको कंजस्टेड नहीं बनाना है, खुला खुला लिखना है। कई बार पेज के आधे साइड में खोपचे बना बना कर कई चीजों को लिख दिया, छोटे छोटे ब्लॉक बनाकर लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। आंसर को बिल्कुल खुला खुला लिखोगे ताकि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर जो है इवेलुएटर है उसको अच्छे से वैल्यूअर को चीजें दिखे, और उसको ज्यादा कोई दिक्कत, जितनी ज्यादा आप उसको डिस्कम्फर्ट करोगे, माथा पच्ची में डालोगे, तो वो आपको डिस्कम्फर्ट करेगा, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। सिली मिस्टेक बहुत ही खतरनाक चीज है, जो पता चलता है एक सिली मिस्टेक ने उसके क्यूमुलेटिव एरर्स थे और उसके कारण भयंकर गलतियां हो गई और मार्क्स नहीं आए एग्जाम में। तो कैलकुलेटिव एरर, सिली मिस्टेक, क्वेश्चन को गलत रीड कर दिया, फिगर को गलत ले लिया, इस तरह की चीजों को आपको ध्यान रखना, आप इस तरह का खेल नहीं करोगे, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट है, किसी भी हालत में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस एट एनी स्टेज। किसी भी स्टेज पे आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आपने अपना कोई क्वेश्चन है एडवांस का, बैलेंस शीट बना रहे हो, बैलेंस शीट मैच ही नहीं हुई, अपना ड्रीम होता है बैलेंस शीट मैच हो जाए, लेकिन पता चला यार बैलेंस शीट तो मैच ही नहीं हो रही, ये क्या हो गया मेरे साथ। हर जगह स्टेप मार्किंग होती है, हो सकता है उस बैलेंस शीट के मैच ना होने के 1 नंबर मार्क्स में से डिडक्ट हो जाए, कोई क्यूमुलेटिव एरर नहीं था, 1 पॉइंट की वजह से वो गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको वापस से रीचेक करने में पता चला 15-20 मिनट 10 मिनट लगा रहे हो और फिर भी गारंटी नहीं है कि वो ठीक होगा कि नहीं, तो आपको उसको ठीक, कैश फ्लो टैली नहीं हुआ, आपको दिमाग नहीं लगाना है, हो जाना चाहिए मेरे से आप पढ़े हो तो वैसे भी, बट दिमाग नहीं लगाना है, नहीं टैली हुआ कोई नहीं,
अपने को अपनी तरफ से सही कर दिया, स्टेप मार्किंग के हिसाब से अपने अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर पूरा करके, हेलो, अपने आप को म्यूट रखो सभी। अपने को टाइम मिलेगा तो अपन टाइम मिलेगा तो उस टाइम के अंदर अपन क्या करेंगे, अगर अपने पेपर पूरा कर दिया और उसके बाद भी टाइम मिला तो अपन उसको रीचेक कर देंगे कि यार बैलेंस शीट में क्या दिक्कत हो गई, कैश फ्लो में क्या दिक्कत हो गया। अदरवाइज आपको है ना उसके अंदर आंसर्स को ये वेरीफाई नहीं करना है कि मेरा मैच नहीं हुआ तो मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर मान लीजिए पेपर टफ आ जाता है तो ध्यान रखना ये केवल आपके लिए टफ नहीं है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर वो टफ है। इजी आ जाता है तो सबके लिए इजी है। तो इसलिए आपको उससे कतई घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा तो यार आज तो 80 नंबर का ही पेपर, कई बार ऐसे पेपर आईसीए आपको ध्यान है खेला भी करता है, बहुत सारे पेपर इजी देगा, बहुत सारे पेपर टफ देगा, हर चीज के बारे में आपका वहां पर एग्जाम लिया जाता है। केवल ये नहीं कि आप आंसर क्या कर रहे हो, आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, आप एंजाइटी को हैंडल कर पाते हो नहीं कर पाते हो, कॉन्फिडेंस लूज करते हो नहीं करते हो, ये सारी चीजों का आपका वहां पर इवेल्युएशन हो रहा है। तो आपको किसी भी हालत में अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। एक पेपर की कमी, पता चला 80 नंबर का अटेंड हुआ, अपन घर आकर रोने धोने लग गए, हायतोबा मचाने लग गए, बाहर खाने लग गए, और उसके कारण अपन ने आगे के सारे पेपर खराब कर दिए। जबकि पता चला कि जिस पेपर में हायतोबा मचाई थी उसके अंदर अपन पास हो गए, बोनस मार्किंग हो गई, बढ़िया काम हो गया, लेकिन अपन ने आगे के पेपर में कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान रखना। ठीक है। क्वेश्चन हैविंग न्यू पॉइंट, ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन के अंदर नया पॉइंट भी आ जाता है, हो सकता है, ये नहीं कि हर पेपर के अंदर सब कुछ लड्डू आएगा, कई जगह ऐसा भी होगा, तो आपको उसके अंदर घबराना नहीं है। आपको उसके अंदर अपना कॉमन सेंस लगाते हुए, अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रोंग हो, आपने कॉन्सेप्चुअली अच्छी तरह से तैयारी की है, तो कॉमन सेंस लगाते हुए आप उसको हैंडल कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। तो मैंने आपको एक पूरा प्लान कैसे क्या रहेगा उसके बारे में आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा मेरा जो एक्सपर्टीज एरिया है, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है एडवांस अकाउंटिंग, उसके बारे में भी थोड़ी सी अपन बात अलग से और चर्चा कर देते हैं। आप लोगों को 5.5 दिन का एक पूरा प्लानर दिया जाएगा, 5.5 दिन का एक पूरा प्लानर दिया जाएगा, जिसमें डे वाइज कैसे कैसे कितने कितने टाइम में कौन कौन से चैप्टर को कैसे करना है। तो वो मैं आपको जब आप अपना एग्जाम होगा उस टाइम पे मैं आपको 1 जनवरी को तैयारी करनी है, उससे पहले 31 दिसंबर तक आपको न्यू ईयर के लिए सरप्राइज दे दूंगा। ठीक है, आपको गिफ्ट कर दूंगा, तो वो चीज आप उसके अंदर 5.5 दिन के लिए आराम से यूज कर दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैराथन वगैरह जो है उसके बारे में भी प्लानिंग हो सकती है, एक दिन उसकी भी पूरी डिटेल मैराथन ली जा सकती है, उसके बारे में भी अगर प्लानिंग बनती है तो आपको उसके बारे में भी पूरी डिटेल शेयरिंग कर दी जाएगी। अल्टीमेटली देखो, अब आपका जो टाइम है उस टाइम की आप इम्पोर्टेंस समझो। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अब डायरेक्टली मैं नाम नहीं ले रहा, बट आप लोग समझ जाओ सारे के सारे, टेलीग्राम चैनल के अंदर, डिस्कशंस ग्रुप के अंदर हर समय आप एक्टिव रहते हो। कोई भी चीज का किधर से भी कोई मैसेज आया उसके ऊपर तुरंत रिएक्ट करने को तैयार बैठे रहते हो। अरे भाई, आपके जनवरी के अंदर एग्जाम है, आप कहाँ उलझे हुए हो, टाइम की वैल्यू नहीं समझ रहे हो। आप जितना टाइम यहाँ डिस्कशन ग्रुप वगैरह में दुनिया भर की चीजों के अंदर आप लगाते हो, उसकी बजाय आप उतना टाइम अपनी खुद की प्रिपरेशन में लगाओ ना, सबसे बढ़िया काम है। तो आपको अपनी खुद की प्रिपरेशन करनी है। अभी जो दोस्तों एडवांस की आरटीपी एमटीपी ये सब जो आए हैं, उनका एक क्रक्स का मैं वीडियो जैसे हर बार आपको बनाकर देता हूँ, सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी वाला, उसमें क्या क्या कुछ स्पेशल बातें क्या और हो सकती है, तो उसके क्रक्स का जो वीडियो है वो वीडियो भी मैं आप लोगों को बनाकर शेयर कर दूंगा। उसके अंदर भी क्या क्या मेन मेन बातें थी, हालांकि आजकल आरटीपी एमटीपी इन सब से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं। तीसरी चीज, एक एमसीक्यू की तैयारी सर कैसे क्या करें, कहाँ से करें, तो मैंने आपको ऑलरेडी मेरा एडवांस का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यू का फाइल बनाकर दिया हुआ है, पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइल बनाकर दिया हुआ है, जिसके अंदर एडवांस अकाउंटिंग के जो चैप्टर वाइज है आईसीआई ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे सितंबर तक, वो सारे के सारे चैप्टर वाइज बना रखे। और आपका टाइम वेस्टेज ना हो उसके लिए उनके आंसर भी जहां जहां बड़े क्वेश्चंस है, केस सिनेरियो वाले क्वेश्चंस है, तो जो जो चैप्टर एंड होता है आप एमसीक्यू की फाइल जो है वो आप देख सकते हो। और वहां पर जो जो चैप्टर एंड होता है उसके पास में मैंने उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको साथ साथ में बनाकर दे रखे, ताकि आपको बिना किसी टाइम वेस्टेज के आप जल्दी से जल्दी उनको कर सकते हो। सर थ्योरी वाले एडवांस अकाउंटिंग को कैसे करें,
थ्योरी वाले एडवांस अकाउंटिंग के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा काम है। पहली बात तो एक दिमाग में घुसा लो, एडवांस अकाउंटिंग में मैक्स टू मैक्स 5 से 10 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन पूरे पेपर में से होता है। एमसीक्यू, डेस्क्रिप्टिव सब मिलाकर आप लोगों ने देखा होगा 5 से 10 नंबर का मैक्स टू मैक्स होता है। तो आप उसके अंदर ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि थ्योरी 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 थ्योरी। पता चला कि अपन उसके अंदर बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिए लगा दिए, और आया तो 5 से 10 नंबर जो हर बार आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से थ्योरेटिकली, जैसे मैंने आपको रिवीजन लेक्चर्स दे रखे हैं, उनसे ऑलरेडी आपने तैयारी कर दी होगी। क्वेश्चन बैंक के अंदर जो क्वेश्चन आंसर है बस उनको तैयार कर लो। वापस से एमसीक्यू पे आते हैं। एमसीक्यू के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो एमसीक्यू फाइल दे रखी है वो एक जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, कि किस तरह से थोड़ा बहुत आप उससे फेमिलियर हो जाओ कि क्या सिनेरियो आते हैं तो कैसे मैनेज करें, क्या करें कैसे। तो उनकी थोड़ी 5-10 कैश सिनेरियो की वहां से प्रैक्टिस कर दी, कुछ जर्नल क्वेश्चन से उनकी प्रैक्टिस कर दी, बस इस तरीके से कर दिया। बट एग्जाम के अंदर ज्यादातर जो एमसीक्यू फ्रेम होते हैं, आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहना है, लेकिन वो क्वेश्चन जो आ चुके हैं उनमें से रिपीट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं कि एमसीक्यू के अंदर लगातार उसके अंदर सारे के सारे ए टू जेड को अपने को सोल्व करके जाना है। अगर टाइम है तो कर लो, लेकिन अगर नहीं है तो आपको ज्यादा उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बस प्रैक्टिस हो जाए। एक बार आपने 5-10 क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस हो जाए, उस पैटर्न से आपको एमसीक्यू के अंदर चलना है। ये चीज एमसीक्यू के बारे में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को मेरी तरफ से सारी चीजें जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो अभी 9 डेज का टाइम है वो कैसे यूटिलाइज करें, कैसे अपन एडवांस का तैयारी शुरू करेंगे। केवल ग्रुप 2 भी कर रहे हो जो बहुत कम स्टूडेंट होंगे, उनके बारे में भी मैंने आपको समझा दिया किस तरह से आप प्लान बना सकते हो। 5-5 दिन का एक एक सब्जेक्ट तैयार कर दिया, और उसके बाद लास्ट के अंदर कैसे आप 3 आवर्स का एग्जाम टाइम में जो पेपर पैटर्न है उसको कैसे अटेंड करोगे, क्या ऑर्डर रहना चाहिए, क्या क्या चीजें अपनी को ध्यान रखनी है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब आप लोगों में से जो भी मेरे से क्वेश्चंस रेज करना चाहते हैं वो बताइए, पूछिए, हैंड रेज करें, मैं फिर उनको बताता हूँ। जैसे यू वेरीफाइड के नाम से है, बेटा आप अपना वीडियो भी ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मेरे से पूछ रहा है वो वीडियो भी ऑन कर ले, बाकी भी कर सकते हैं, और आप अपने आप को अनम्यूट कर ले। यू वेरीफाइड, पूछिए क्या कह रहे हैं आप। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर मैं ऐसे बोल रहा था कि जैसे जीएसटी है और वो क्या बोलते हैं लॉ है, अगर हमको प्रोविजन याद नहीं आ रहा और कंक्लूजन पता है कि हाँ ये होगा, तो केवल कंक्लूजन लिख के आ सकते हैं क्या? मतलब प्रोविजन की जगह छोड़ दी लेकिन प्रोविजन लिखा नहीं है, हम्म, नंबर मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, जो कंक्लूजन के मार्क्स है वो मिल जाएंगे आपको, जो एलोकेटेड है 5 नंबर का है, सपोज 1 नंबर उसके कंक्लूजन के है, तो आपको 1 नंबर कंक्लूजन का मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और चीज जो सर वो इन्होंने मैंने जीएसटी, एक मिनट, सर मैंने जीएसटी लॉ की इन्होंने बात शुरू की, तो इसके साथ में आपको ये भी बता दूं, जैसे आप डीटी के अंदर कोई क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो सैलरी हेड वगैरह का, कोई मान लो एग्जेम्प्टेड था, वो सैलरी के कैलकुलेशन में नहीं आ रहा है, तो आपको उनके छोटे छोटे आपको उनके नोट भी बनाकर आने पड़ते हैं कि भाई ये क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीजन क्या है, ये पूरा एग्जेम्प्टेड कैसे था। तो आपको उसके बारे में थोड़ा, ये नहीं कि वो नहीं आ रहा है तो उसको पूरा ही उड़ा दिया। जैसे आप ये स्टेन में पीपी की कॉस्ट निकालते हो, 10 आइटम दे रखे हैं, उसमें से 7 आ रहे हैं, 3 नहीं आ रहे, तो उन 3 को बताओगे कि भी ये स्टेन के हिसाब से ये पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते, इसलिए नहीं आ रहे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपके मार्क्स डिडक्ट करवाती है, इनको ध्यान रखना है। हाँ जी, और सर बोलिए। वो सर मैंने माधव सर से पूछा था तो सर ने तो बोला कि प्रोविजन नहीं लिखोगे तो नंबर भी नहीं मिलेंगे। अरे भाई, जितने जितने मार्किंग स्कीम में लोग नंबर नहीं मिलेंगे का मतलब ये हो गया कि वो जो मार्क्स है डिसीजन के वो बहुत कम होते हैं, आप ये समझो। जो डिसीजन है उसका फाइनल कंक्लूजन के मार्क्स ये नहीं कि 5 में से 4 नंबर होते हैं फाइनल कौन। और आप केवल डिसीजन ये तो नहीं लिख के आओगे यस नो कि हाँ ये सही है, बस ये लिख के आ जाओगे, जैसे यस का क्वेश्चन है अकाउंटेंट इज करेक्ट। अब ये कोई डिसीजन थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत तो आपको रिलेशन बनाना ही पड़ेगा ना इस चीज का। आप केवल ये लिख के आ जाओगे कि अकाउंटेंट है वो चीफ अकाउंटेंट है, या चीफ अकाउंटेंट है, तो उससे कैसे काम चलेगा। तो थोड़ा बहुत आप अपना नॉलेज भी अप्लाई करोगे, बस उस अप्लाई करके साथ में कंक्लूजन लिख रहे हो, तो कंक्लूजन का जो मार्क्स जितना एलोकेटेड है वो मिल जाएगा, ठीक है। यस सर, समझ गया। हम्म। सर यू वेरीफाइड नहीं हो, हिमांशु पालीवाल है। हाँ हाँ ना, अब आवाज से समझ गया मैं बिल्कुल। हाँ, और किसको पूछना है बोलिए। हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे।
सर ये जो एग्जाम सेंटर पे डीटी और आईडीटी की, या फिर मतलब ऐसे पहले जिसमें डीपी ए ऑन और बी कर लो। होता है। हम्म। हेलो। बोलिए क्या कह रहे हैं। जैसे डीटी और आईडीटी दो सब्जेक्ट हैं, तो वहाँ एग्जाम सेंटर पे क्या दोनों सब्जेक्ट की कॉपी साथ में मिल जाएगी, या फिर ऐसे पहले डीटी की आएगी फिर आईडीटी? एग्जाम सेंटर के अंदर कॉपी आपको दोनों साथ में, अब बेटा इसका तो मेरे को एग्जैक्ट तो आइडिया नहीं है, बट कल आप मुझे सर मैं कंफर्म बताऊं। करिएगा, मैं बता दूंगा इनमें से। हाँ जवाब दो, इनमें से जो पुराने चावल है। सर दोनों की एक साथ मिलती है, जैसे ए पार्ट अलग हो बी पार्ट अलग मिलता है, बस हमें ए टैक्स का ए पार्ट में लिखना है और जीएसटी का बी दोनों का पार्ट एक, में लिखना है, बस अलग अलग क्या कह रहे साथ हो। में तो मिलती है। ऐसा कोई बाउंडिंग नहीं है ना कि पहले हमको डीटी करना है या आईडीटी? जो मेरे मन में आ रहा है, जैसे नहीं आईडीटी का नहीं। क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आईडीटी कर लूँ। हाँ हाँ, दोनों की आंसर शीट साथ में मिल जाती है, आपकी मर्जी आप कौन सा करना चाहो पहले। जब दोनों के साथ मिल गए तो और उसके सर बाद तो कैसे भी करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है वो तो। सर मैंने जो आ रहा है बीएसआई उसमें से लिख दो। गलती से लॉ का सब्जेक्ट खरीद लिया था, तो उसमें हम्म। केवल मेरा ए कैटेगरी हुआ है। मैं उससे कॉन्फिडेंस मतलब मेरा ऐसे टूट रहा है सर इस पेपर के लिए। बाकी शैलेश अकाउंट्स बोल मेरा रहे हैं बहुत क्या। अच्छा हो गया है, डीटी आईडीटी भी। कौन शैलेश बोल रहे हो क्या। जी शैलेश पाठक। हाँ बोलो, अब बोलो क्या कह रहे हो। सर मैंने बीएसआई से लॉ का सब्जेक्ट ले लिया था सर से, ठीक है, ठीक है। तो मेरा कॉन्फिडेंस मैंने भी मतलब टूट गया है, बहुत बेकार हो गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि पेपर दूं या ना दूं। लॉ की वजह से केवल एक कैटेगरी मेरा तैयार पेपर हुआ है दो सर। या ना दो तो वो तो एग्जैक्ट आपका स्टेटस मैं बताऊंगा कल, मेरे से पर्सनली आप बात करना। तो आपकी जो मेरे को भी समझा इंडिविजुअल। देना लॉ लॉ से रिलेटेड। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैंने भी लॉ बीएसआई वाले सर से ले ली, हाँ तो पता है मेरा, थोड़ा। बहुत सारे हैं में से, बहुत सारे हैं। हाँ सर, तो तो हो गया समझा तो। देना आप मेरे को। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप मेरे से कल बात कर देना तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ओके ओके सर ओके। ओके ओके है ना, कि क्या स्टेटस है पढ़ाई का, क्या पूरा है, और पूछिए कौन पूछना चाह रहे हैं कुछ भी। और सर अकाउंट्स में जैसे कोई नोट्स है, छोटा सा नोट्स लिखना है, तो उसके मतलब स्टेप मार्किंग उसके नोट्स की भी होते हैं, जैसे थ्योरी में हाँ कोई नोट्स नोट्स के देना है? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया ये स्ट्रेन में क्वेश्चंस में आपको पता चला कि ये 3 आइटम नहीं आ रहे, उनको आप लिख के आ रहे हो, ये स्ट्रेन के अकॉर्डिंगली तीनों नहीं आने चाहिए, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होते, है ना, तो उसके मार्क्स होते हैं। जैसे ये 16 में आपने देखा होगा, बोरोइंग कॉस्ट वाले में पहले थ्योरी चिपकाता है, वो आपको बताता है जी कि भाई क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है, नॉन क्वालिफाइंग क्या होती है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ना। तो वो सारी थ्योरी जी जो है सर। उसके भी कुछ ना कुछ मार्क्स एलोकेट होते हैं, तो वो मार्क्स भी आपको लाने के लिए फिर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ये 11 में जैसे क्वेश्चंस होते हैं एक्सचेंज गेन वाले में, एक्सचेंज डिफरेंस वाले में, तो वहां पर आपने देखा होगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी थ्योरी के अंदर लिखता है, वो बताता है ये 11 ये जो है उसके अकॉर्डिंगली अपने को मॉनेटरी को पहले इनिशियली जो ट्रांजेक्शन की डेट है उससे रिकॉर्ड करना है, फिर क्लोजिंग डेट को मॉनेटरी को ट्रांसलेट करना है क्लोजिंग से, फिर डिफरेंस को एपीडी को पीएल में डालना है, वो थ्योरेटिकली लिखता है। तो आपको उसी पैटर्न से लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सर। सर यहाँ पर ही गाइड कर दो लो के बारे में, बेटा वो उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उसके लिए मैंने बोला है। वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो मेरे से ये पूछ रहे हैं कि भाई मैं एग्जाम दूं भी या नहीं, तो वो यहाँ पर अपने को पब्लिकली प्लेटफॉर्म में डिस्कस करना सही नहीं, उनका एग्जैक्ट क्या स्टेटस है वो आराम से मैं उनसे कॉल पे बात करूंगा। आपको पता है मैं मतलब जो रिप्लाई करता हूँ डाउट का, मेरे डेली आप बिलीव नहीं करोगे कम से कम 4 से 5 घंटे आप लोगों के केवल और केवल डाउट रिस्पॉन्ड के अंदर जाते हैं। और अभी भी मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि डेली का डेली जितना भी डाउट है उनको कंप्लीट करना है, लेट नाइट आया है तो अगले दिन जल्दी से जल्दी उनकी रिप्लाई करना है, तो आप टेंशन मत लो। और बहुत सारे बच्चे मेरे से कॉल पे बात करते हैं, उनसे कॉल पे बात कर रहा हूँ तो टाइम नहीं सब बहुत सारा जाता है। तो आपको जैसे अभी सेलेस का जो बात है वो थोड़ा सा वो बताएगा कि भी क्या स्टेटस चल रहा है, तो यहाँ अपन टाइम वेस्ट नहीं करके उससे अलग से बात करेंगे, ठीक है। इसलिए लो के बारे में बेटा सिंपल सी बात है, जो लो की आपकी स्टडी जो अभी चल रही है, तो अभी करंट में अब आप उसके बारे में ज्यादा मत कुछ सोचो। आप लो के अंदर जो तैयारी आपकी एग्जिस्टिंग चल रही है उसको अच्छे से और तैयार कर लो, माधव सर के जो नोट्स है उनको यूज कर लो,
उनको तैयार कर दो अच्छे से। उनको भी अगर उनके कीवर्ड्स वगैरह जो हाईलाइट उन्होंने करके बुक में दे रखे हैं, अगर उनको बार बार आप रिवाइज करोगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए आदित्य। हाँ, सर मैं बार बार मेरा रिमूव हो रहा हूँ। सिलेबस, हाँ बोलो आदित्य। हाँ हाँ, मेरा सिलेबस तो वैसे कंप्लीट हो गया। कल तक मेरा लॉ भी कंप्लीट हो जाएगा, बट मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए, तो अभी मेरे को मॉक टेस्ट देने चाहिए। मेरा सिलेबस कंप्लीट है वापस 100%। बोलो क्या बोला आपने। मेरा सिलेबस कंप्लीट है 100%, और कल तक मेरा लॉ भी हो जाएगा, तो मेरे को मॉक टेस्ट अभी देने चाहिए, मैंने नहीं दिए। केवल ग्रुप ग्रुप 1 वन कर रहे के, हो आप मैं तैयार। ग्रुप 1 का, ग्रुप 1। ठीक है। और अभी तक एक भी मॉक टेस्ट आपने नहीं लिखा है। नहीं नहीं। ओके, तो आपको बेटा तीनों पेपर के एक एक एटलीस्ट पहले से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, है ना। जब बिल्कुल ही अच्छा, आपने तीनों दे मॉक टेस्ट दिए ही नहीं है तो एक एक आपको जरूर से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और एक एक प्रैक्टिस करने के साथ में और फिर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर लो, आगे जो बचा हुआ टाइम है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन वो एक एक अब खुद से ही आप तैयार करो। अब उसमें आप इवेल्युएशन वगैरह के भरोसे नहीं बैठ पाओगे कि कितना क्या होगा, क्योंकि आप मान लो 3 दिन बाद कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो तो प्रोसीजरल टाइम जो होता है किसी का भी इवेल्युएशन का, जब तक कि वो एआई से चेक नहीं करवा रहे तो 5-7 दिन तो होता है, 2-5-6 दिन तो लगेंगे। और फिर इतने में आपका एग्जाम आ जाएगा तो आप खुद को जज ही नहीं कर पाओगे। तो आप अपने लेवल हाँ, तो पर सर कोई भी मैं मॉक टेस्ट पेपर वगैरह लिख के उसका इवेल्युएशन कर लो, उससे थोड़ा सा एक प्रैक्टिस हो जाएगा। गैप रख के चलेगा ना? कंटिन्यू 2 क्या सीरीज दे देता हूँ, क्योंकि मैंने 3 सीरीज बाय किए थे। 2 क्या सीरीज कह दे रहे हो दूं ना, वापस मतलब कि बोलो। कंटिन्यू, जैसे कल लॉ का अगर दो दे दूं, दो सीरीज परसों में बेटा अकाउंट 6 दिन देख आपके है। मॉक अभी तैयारी आपने रिवीजन बहुत अच्छे से कर लिया है क्या? मॉक टेस्ट नहीं दिए, हाँ, चलो रिवीजन अच्छे से हो पूरा गया। 100%। ठीक है, अब आप एक काम करो, पहले एक एक मॉक टेस्ट पेपर लिख लो। फिर आपको लगे कि नहीं मेरे को रिवीजन करना है तो रिवीजन कर लो, नहीं तो दोबारा मॉक टेस्ट पेपर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ओके सर। पहले एक एक तो दे लो, उसमें आपको पता चल जाएगा, और उसके बाद सेकंड वाले में चले जाना ना। हाँ हाँ सर। सर तो बाकी सब्जेक्ट की कौन बेटा अभी अपन ने जनवरी के लिए बात किया है, तो अब जनवरी के लिए तो मेरे ख्याल से जो बच्चे अभी यहाँ पर ज्वाइन है ना, तो उनको अभी ये मतलब है कि सर कॉस्टिंग की बुक कब आएगी, कब क्लास है, ना उनको ये मतलब है कि ऑडिट से। जब मैं मई के सितंबर वालों के अलग से सेशन लूंगा, उनके भी 2-4 दिन के अंदर अलग से मई वालों का भी लूंगा, तो उसके अंदर आपको एग्जैक्टली मैं बता पाऊंगा कि कैसे क्या रहेगा। तो अभी आप उसके बीच में अभी कॉस्टिंग की उसकी ऑडिट की ये सब बातें करो अभी। अब तो आप लोग जनवरी में एग्जाम देने जा रहे हो, तो कोई मतलब वाली बात ही नहीं है ना। ठीक है, तो मैं आपको कहूँ कि नहीं 4 दिन रुक जाओ तो क्या मतलब है। और बताइए। सर मेरा एक दोस्त पूछ रहा था मुझसे, मतलब क्लासेस तो आपसे परचेज ने कर लिया है, पर मॉक टेस्ट के लिए पूछ रहा है कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट जयपुर में नहीं होगा क्या, मतलब AIR 1 में। बेटा ऑफलाइन का हमने अभी कुछ ही नहीं कर रखा, आगे का हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो अभी ऑफलाइन तो कुछ है ही नहीं। और मेरा ये हमेशा से फर्म बिलीविंग है, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स के हिसाब से चल रहे हो, आपको पता है कि मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो आप चाहे ऑनलाइन में एग्जाम दो चाहे ऑफलाइन में दो, उसमें कोई मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे स्टडी कर रहे हो। ठीक है, दोनों के प्रोस एंड जी कॉन्स होते हैं। ऑनलाइन का ये है कि आप उसके अंदर लेजी हो जाते हो, आप चीटिंग करते हो मॉक टेस्ट देने में, तो वो तो अब कहीं भी कर सकते हो, कुछ ही नहीं कर सकते उसका। ऑफलाइन के और अलग से मैं कई बार आपको बोलता ही हूँ कि भाई आप जयपुर में ही देखते होंगे ऑफलाइन के अंदर बहुत सारे बच्चे आ गए, लेकिन वो अपने पीजी के अंदर ही, आप में से ही बहुत सारे होंगे जो पीजी के अंदर ही बैठे जी रहते हैं, जाते ही नहीं है। तो बहुत सारा ये जी तो सर। चीज प्रैक्टिकली आप लोग देख ही रहे होंगे ना, कि भाई की शुरू होती है और मिड ऑफ द क्लास के अंदर पता चलता है कि 20 ही बच्चे आ रहे हैं, 30 ही बच्चे आ रहे हैं। ये तो प्रैक्टिकल चीज है जो आप लोगों ने खुद ने भी रियलाइज कर रखी है ना। तो जी अपने को खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी जज करना है, जिस भी दोस्त को दिक्कत है ये सब इश्यूज है मेरे से बात करवा देना, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके हाँ सर। जी, और बताइए ओम, बताइए क्या कह रहे हैं ओम। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा आपसे पहले बात हुआ था, आपने गाइडेंस किया था, वही अनुसार मैंने भी प्रिपेयर ग्रुप 1 के प्रिपेयर किया एंड मॉक टेस्ट भी लिखा है, और पूरे पे 3 बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ग्रुप 1 का। मॉक टेस्ट में ज़्यादा बहुत मार्क्स बढ़िया नहीं सर, है। बिल्कुल। तो जित कॉन्फिडेंस आ गया होगा अब तो। कॉन्फिडेंस आ गया है, टैक्स में ज़्यादा मार्क्स नहीं आया है, वो क्या करे, ये 7 दिन कल
उसका तरीका अभी बताया था ना मैंने, आपने मॉक टेस्ट वगैरह सब दे लिए, रिवीजन हो गया, बहुत बढ़िया। अब जिस सब्जेक्ट में लेक कर रहे हो उसको टाइम ज्यादा दे दो। अभी ग्रुप 1 ही कर रहे हो ना आप केवल? हाँ जी सर, हाँ जी, ग्रुप 1 ही कर रहे हैं। हाँ, तो आप है ना, जिस जैसे तीनों सब्जेक्ट है, एडवांस को तो अभी टच ही नहीं करना है, अब लास्ट में करना है, तो अपने पास 9 दिन पड़े हैं। हम्म। ठीक है, तो आपको लग रहा है टेक्स्ट मेरा वीक है, 6 दिन दे दो उसको, लॉ को 3 दिन दे दो। ओके ओके सर, ओके सर। है ना, 6 दिन में तो आप एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर दोगे, और दोबारा मतलब एक और रिवीजन हो गया आपका, तो आराम से हाँ जी सर। कॉन्फिडेंटली हो जाएगा। अगर आपने 3 बार रिवीजन कर लिया, मॉक टेस्ट दे दिए, सारा हो गया, तो बढ़िया है एकदम, बिल्कुल मस्त रहो। बस ये है कि अब अगले 9 दिन को भी अच्छे से यूटिलाइज कर दो, जहां आपको कमी है उसको इम्प्रूव कर लो। ओके सर। ठीक है, आदित्य बोलिए। आदित्य। सॉरी सर, वो हैंड रेस गलती से हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। और किसी को पूछना है, हैंड रेज कर लो, बता दो। हाँ जी, ओम का वापस हैंड रेज आ रहा है, पूछना है कुछ, बताओ ओम। सर जो अभी मैं मॉक टेस्ट दूंगा तो वो अकाउंट्स का भी करूँ या फिर अकाउंट्स डायरेक्ट 31st को छोड़ूं? अकाउंट्स बेटा आदि- फर्स्ट से कंटिन्यू रखो, ज्यादा बेटर रहेगा, वही बेस्ट रहेगा। हाँ, तो अभी टच नहीं है करूँ ना, ना बाकी अकाउंट्स को? हाँ, बाकी सब्जेक्ट में अब टाइम दो उनको, थोड़ा सा जहां जहां कमियां आइडेंटिफाई करो, क्योंकि अपने को है ना बैलेंस स्टडी करनी होती है। कोई सब्जेक्ट अच्छा लगे नहीं लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस स्टडी के अंदर चलना है। और बैलेंस स्टडी करने का मतलब क्या हो गया कि आपको सबके अंदर 40-40 तो एटलीस्ट नहीं होते हैं ना, तो वो जो 40-40 लाने होते हैं, उसके लिए कई बार होता है कि अपन ने एक सब्जेक्ट की कमी की वजह से सारा बिगाड़ दिया। तो अपने को जिन जिन में कमियां लग रही है अब उनको टाइम दो, ये सबसे बढ़िया तरीका है। और किसी को दोस्तों कुछ पूछना हो, आई होप। हाँ जी, वासु बोलिए। सर ये जो आईसीआई के मॉडल टेस्ट पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर वो तो लगा लिए, क्या मॉक टेस्ट पेपर जो सीरीज 1 सीरीज 2 देती है आईसीआई वो भी लगाए? मॉडल टेस्ट पेपर जो है बेटा, वो एग्जैक्टली जो ऐसे है कि ये जो कंपाइलेशन और मॉक टेस्ट है वही होता है। तो अगर आप मॉडल टेस्ट पेपर दे रहे हो तो अब अलग से मॉक टेस्ट पेपर की आपको जरूरत नहीं है। सर जैसे मॉडल टेस्ट पेपर 8 थे ना, तो 8 ही लगा लिए। उसके बाद मॉडल आरटी भी प्रीवियस ईयर की 3 अटेम्प्ट की लगा ली। मॉडल टेस्ट पेपर भी अगर आपने कर दिए तो वो मोर देन सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे वो पीवाई क्यूज और स्टडी मेट से का कॉन्सेप्चुअल पार्ट निकल कर बनकर आते हैं। आरटीपी एमटीपी में से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी अपने को एक बार के लिए देख लेना होता है कि भाई कोई, जैसे मेरी बुक बनी हो तो उसमें सब कंपाइल कर रखा है मैंने, तो एक बार देख लेना होता है कि कोई कमी तो नहीं है, तो उसको अपने रिकग्नाइज कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, उसको देख लिया, ठीक है। मॉक टेस्ट आप कह रहे हो मॉडल टेस्ट वाले दे लिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही यस चीज है, सर। कैसे भी करते हैं। ओके सर। एंड सर मैं कंसोलिडेशन और अमलगमेशन में कोई एक ही चैप्टर करूँ ना? बिकॉज नहीं, दोनों हो चुके, एक स्टॉप कर मैं लूँ तो यही कहूंगा दोनों अमलगमेशन। करो। ठीक है, अब आपको अगर लग रहा है कि दोनों में से नहीं हो पाएंगे, तो एक को ऑप्शन के हिसाब से कि भी मुझे एक ऑप्शन में निकालना है, तो मैं एक को छोड़ देता हूँ, दूसरा मैं कर लेता हूँ, तो आप दूसरे वाले को कर बिकॉज लो, कोई रिजल्ट दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपको इजी। अब मेरे को स्टूडेंट पूछते हैं कि सर दोनों में से कौन सा करूं, तो मेरे ख्याल से दोनों ही मॉडरेट है। अब ये स्टूडेंट का इंटरेस्ट है कि उन दोनों में से वो किसके अंदर कंफर्ट है। ठीक है, बिकॉज लास्ट दोनों में से लास्ट टाइम में किसके अंदर कंफर्ट कंसोलिडेशन है। में भी पढ़ा था। जो कंसोलिडेशन वाला है वो थोड़ा एनालिटिकल है, लेकिन मुझे पर्सनली पूछो तो कंसोलिडेशन वाला और ज्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कम है कंपेयर टू जो अपना वो अमालगमेशन वाला है। बट किसी स्टूडेंट को अमालगमेशन इजी लगता है, मेरे से पढ़ा हुआ है तो दोनों इजी लगते हैं, है ना। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा करना है। और अगर वो कर रहे हो तो फिर ब्रांच उधर छठे वाले क्वेश्चन में से जो ब्रांच आता है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ब्रांच के अंदर एक बड़ा इश्यू है कि सर उसको करके जाए नहीं जाए। कई स्टूडेंट है वो छठे क्वेश्चन को अटेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर उनको वो ब्रांच भी करना पड़ता है। तो उसके अंदर अगर आपको लग रहा है मैंने ब्रांच कर दिया तो बढ़िया बात है, आपको लग रहा है सर मुझे छठा क्वेश्चन करना ही करना है तो मैं ब्रांच के लिए क्या करूं, तो उसके लिए फिर एक तरीका है, सेलेक्टिव हो जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट है उसको प्रिपेयर कर लो, मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो उन्हीं में से आ जाएगा।
हाई पॉसिबिलिटी है बिल्कुल कि अगर आप वो भी करके जाते हो। और वो जो सिलेक्टिव पोर्शन मैंने आपको दे रखा है वो बहुत छोटा सा पोर्शन है ब्रांच का, और आसानी से आप उसको मैनेज कर सकते हो। रिवीजन लेक्चर के लास्ट में भी मैंने बता रखा है वही सेम चीज कि देखो जो रिवीजन वीडियो उसके अंदर भी कि ये इतना सा पार्ट है जो अगर आप कर देते हो तो भी इसी में से कवर हो जाएगा, तो आप उसको भी करके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी को कुछ भी पूछना हो? हाँ, 100% अटेंड नहीं हुआ, देखो प्रायोरिटी कोशिश करनी चाहिए पेपर को अटेंड 100% करने की, ठीक है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है 100% तो भी कोई बात नहीं है। आपने अपनी तरफ से कई बार पेपर वास्तव में लेंदी आता है, जैसे मैंने कहा 80 मार्क का अटेंड हुआ लेकिन वो अच्छे से हो गया तो क्या दिक्कत है, उसमें से भी अगर अपने 70-75 नंबर किसी सब्जेक्ट में आ जाए तो क्या इशू है। तो कई बार ये नहीं है कि आपको पूरे 100 मार्क में जाना ही जाना होता ही है, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। कोशिश है कि भी अपन 100 का अटेंड करेंगे। अगर आपने मल्टीपल रिविजन किए हैं तो उसमें वो पॉइंट्स क्लिक करते हैं जल्दी, आपने मॉक टेस्ट भी लिखे होते हैं तो उससे वो चीजें प्रैक्टिस में आती है, तो उससे आप पेपर अटेंड करने की पोजीशन में आ जाते हो। लेकिन कई बार एक्चुअल में पेपर लेंदी होता है तो नहीं कर पाते, तो कोई इशू नहीं है। आप ऐसे सिचुएशन घबराओ मत। और आपने अगर 70-80-90 नंबर का भी पेपर अच्छे से कर दिया, जैसे पिछले वाले अटेम्प्ट में लो के अंदर जो स्टूडेंट 70-80 का भी अच्छे से करके आ गए, उनके अच्छे मार्क्स आ गए और बहुत सारे स्टूडेंट है वो पास हो गए, जो कि ये फैलाया जा रहा था कि बहुत टफ पेपर है, ये है वो है। लेकिन अगर आप देखोगे स्टूडेंट अगर थोड़ा अच्छे से करके आ गया तो वो पास हो गया, कोई दिक्कत उसको नहीं रही। ठीक है। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाह रहा है बोलिए। और कोई आप में से कुछ भी पूछना चाह रहे हैं बताइए। सर आप एक बार पैटर्न बता दीजिए ना, कैसे अटेंड करना है, एमसीक्यू पहले लेना है ऐसे लास्ट। अभी मैंने बताया था बेटा, आपने देखा सुना नहीं था क्या? ओके ओके सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। क्या लेट ज्वाइन किया, ठीक है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एंड कैसे अटेंड करना है, तो 15 मिनट के अंदर डिस्क्रिप्टिव को आपको रीड करना है। रीड करने के अंदर फॉर्मेलिटी नहीं करनी है आपको, उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं जिनको आपको पता लग गया कि इजी है, छोटे क्वेश्चन है और इनको मैं जल्दी जल्दी कर पाऊंगा। सबसे पहले प्रायोरिटी में उन्हीं को आपको करना है, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन को सबसे पहले करना है। और उनमें से वो हिस्सा जो आपको लग रहा है इजी है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, उसकी सीक्वेंस आप 15 मिनट में डिसाइड कर दो और उसको कर लो सबसे पहले प्रायोरिटी में। अब आ जाएंगे फिर उसके बाद एमसीक्यू में। एमसीक्यू के अंदर मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू का कोई भी केस सिनेरियो कर रहे हो, पहले उसके क्वेश्चंस को पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप उस एमसीक्यू पोर्शन के अंदर जाओगे और उस एमसीक्यू पोर्शन के अंदर जाकर आप उसके अंदर जो केस सिनेरियो है उसको पढ़ोगे, ताकि जल्दी से रिलेट हो पाए कि हाँ वो क्वेश्चन था उसके बारे में ये बात है। और उसके बाद उन एमसीक्यू को पूरा कंप्लीट करके लास्ट में डिस्क्रिप्टिव के बचे हुए पार्ट में आ जाओगे। ये पैटर्न रखना है आपको। ओके सर ओके। और कोई कुछ पूछना सर चाह रहे अगर हैं? हेलो हाँ जी बोलिए। सर, अगर कोई क्वेश्चन हम अटेंड कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि अमलगमेशन का हम क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं और वो क्वेश्चन मेरा आधा हुआ, फिर उसके बाद अगर हम कोई एक सादा पेज को मतलब ऐसे छोड़ देते हैं तो उससे आंसर शीट पे क्या कोई इफेक्ट पड़ता है कि हम बाद में क्वेश्चन करेंगे? अगर आप कोई क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो और वो आधा कर दिया आपने और आधा कहीं और करोगे तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। नहीं सर, जस्ट उसके बगल में एक पेज मैंने ऐसे सादा छोड़ दिया है कि हाँ अभी इस सादा क्वेश्चन को छोड़ हम दिया, अटेंड यही मैं करेंगे, कहना फिर चाह रहा लास्ट। हूँ, यही करना है, ठीक है यही करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे बीच में छोड़ने की जरूरत है और इसमें अभी स्पेस चाहिएगा, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, उसका बचा हुआ हिस्सा जो करने के लिए जगह चाहिए वो खाली छोड़ दो और आप आगे बढ़ जी। जाओ। अगर आपके लास्ट में टाइम बच गया तो उसको कर लो, नहीं बचा है तो आप उस खाली पेज के ऊपर कांटा लगा के आ जाओगे। ओके सर, यानी कांटा लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। बड़ा बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग अकाउंट्स क्वेश्चन आपने पूछा पढ़ाया है है, सर। कॉन्फिडेंट केवल अकाउंट में ही है। अरे केवल नहीं, सब में ही करना है, केवल अकाउंट से क्या होगा ये भी तो बताओ। नहीं सब मतलब में ही डीटी करना इनकम रहेगा। टैक्स हो गया है, बस केवल लोग की वजह से। अब सब में बढ़िया से करना है। सर आपकी बुक का केवल एडवांस अकाउंट में, उसके बाद कुछ और करना है क्या? आरटीपी एमटीपी बताओ, कमाल की बात है। कुछ ही नहीं करना है इसके अलावा।
एडवांस की बुक में क्यूबी के अंदर सब दे दिया, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज, स्टडी मेट सब कुछ दे दिया। इसके अलावा 1% भी कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, गारंटी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आशुतोष, आपका रिप्लाई हो ही गया कि आपने पेपर अटेंड पूरा नहीं किया, मैंने कह दिया ट्राई करो, आप अपनी बेस्ट नहीं हो पाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना जो भी कर रहे हो, अगर 80-90 का भी कर रहे हो तो उसमें हाई एक्यूरेसी रखो, ताकि अपने उसके अंदर बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के साथ मार्क्स आ सके, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। आशुतोष बोलो जल्दी से। तो एक्चुअली मेरे साथ ये हो रहा है ना कि मैं बार बार डीटी रिवाइज कर रहा, बार बार जीएसटी रिवाइज कर रहा, बट क्वेश्चन में जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, 1-2 बार कर चुके हैं, तो हर बार ये हो रहा है कि 100% भी करने जा रहे हैं ना, तो भी मेरा मार्क्स 45, 43, 47 यही रह जा रहे हैं। हाँ तो बेटा अब ये टाइम जो है बाकी दोनों सब्जेक्ट में कंफर्ट हो गया अब? यस सर, लाइक अकाउंट्स मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, और लाइक लॉ में मेरे 80 प्लस आए हैं मार्क्स में, तो ठीक है, मुझे बस टैक्स का बस इशू है हर बहुत बार। बढ़िया है। आप 6 दिन अगले टैक्सेशन के अंदर डिवोट कर दो, टैक्स भी बढ़िया हो जाएगा, क्या दिक्कत है। वही सर, टैक्स में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था, इसीलिए बार बार आपको डायरेक्टली रीच भी किए थे। तो 9 दिन अपने पास पड़े हैं, 6 दिन आप टैक्स में लगा दो, 3 दिन लो को दे दो, और 5.5 दिन ओके, फिर एडवांस में दे देंगे, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, थैंक यू सर। वही है ना। पूछ 6 दिन अगले अच्छे से टैक्स को तैयारी कर दो, 3 दिन जीएसटी को दे दो, 3 दिन डीटी को दे दो, जीएसटी पोर्शन ज्यादा बढ़िया से कर दो, छोटा पोर्शन ठीक है सर, है ना। थैंक यू सो मच सर। ओके। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है बोलिए। चलिए, तो जो मैंने प्लान बताया है वो मुझे लगता है वास्तव में आप लोगों को यूजफुल लगा होगा, आप भी मुझे बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दूसरा, जो क्लासेस वगैरह है उसको ज्यादा से ज्यादा आप जो अपने दोस्तों में नोन के अंदर ज्यादा से ज्यादा उसको रिकमेंड भी करें, ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशंस भी दें। आप लोगों को पता है किस तरह के लेवल की क्वालिटी ऑफ क्लासेस आपको दी गई है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको रिकमेंडेशंस भी दें। और साथ ही साथ में रिवीजन लेक्चर्स है, उसके अंदर बहुत शानदार रिस्पॉन्स आया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, वो भी आप अपने फ्रेंड्स वगैरह नोन वगैरह को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, और उनको वास्तव में जब वो यूज करेंगे उनको शानदार मजा आ जाएगा। बुक मटेरियल जो है उनके बारे में आप बता सकते हैं, उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को बहुत ही बढ़िया लगेगा, ठीक है। आयुष कह रहा है सर आपकी माउथ पब्लिसिटी करने में कोई शर्म बिल्कुल नहीं करेंगे। बेटा मारवाड़ी में कहावत है, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, तो करनी भी नहीं है, ध्यान रखना। मैं तो कह रहा हूँ टी शर्ट छपवा लो, उस पे लिखवा लो। ठीक है, ओके। हम्म, और भी कोई। चलिए, एग्जाम टाइम में दोस्तों जब रिजल्ट आया उसके बाद से कम अगले 1 महीने तक, रिजल्ट के बाद 1-1.5 महीने तक कम से कम मैंने 400 स्टूडेंट को बाय कॉल उनको गाइड किया, उनसे बात की पर्सनली फोन पे, उनके इश्यूज को समझा, उनको पूरा रोड मैप समझाया कि कैसे कैसे आप आगे जाकर अब अपना बचा हुआ टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत सारे डीमोटिवेटेड थे, 2 बार फेल हो रहा हूँ, 5 बार हो रहा हूँ सर, क्या करें। बहुत सारों को कांटेक्ट नंबर पता चले कि एसपी सर से बात करो, वो आपको समझाएंगे, तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चों को समझाया, और वो अब एक सही रोड मैप पे चल रहे हैं और उसके हिसाब से वो तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज का ये सेशन है उसको यही समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए एक तो मैं ये बता देता हूँ कि जो आरटीपी एमटीपी है उसका एक क्रक्स लेके आऊंगा, उसके अंदर सारी चीजें आपको बता दूंगा। मैराथन का भी प्लानिंग बन सकता है, उसके बारे में भी आपको बनता है तो सारा इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके अलावा तो बाकी आपके पास में बुक्स मटेरियल है, आपके पास में यूट्यूब पे सारे रिवीजन लेक्चर्स हैं, तो वो सारी चीजें आपके पास में है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, राधे राधे।